वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 5 का इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अपन ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की थी, जिसमें हमारे डायरेक्ट रिजल्ट हमने गेन किया था कि यदि सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधकों के योग के तुल्य होगा, यानी आर सीरीज इजिकल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एन सोर, अगर एन है तो। इसी तरीके से अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोधक का व्युत्क्रम द इनवर्स ऑफ इक्वी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो अपन कहेंगे दिए गए प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर रहेगा। ये दैट्स इट। ये अपन ने रिजल्ट ज्ञान किया था। ये सेम कॉम्बिनेशन वाला वर्क अपन सेलों में भी करेंगे कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल क्या है, ठीक है। और सेल में अपन बात करते हैं ईएमएफ की, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। तो शुरू करते हैं अपन। तो टॉपिक आज अपन ले रहे हैं सेल आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाम से अपने परिचित हो गए होंगे सेल का क्या मतलब होता है। केमिस्ट्री में वैसे आप पढ़ भी चुके हैं कि सेल क्या चीज़ है। सेल अपन कहते हैं, देखिए इसकी मैं बनावट बता देता हूँ। वैसे सेल क्या है, सेल अपन कहते हैं एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अपन क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा। द केमिकल एनर्जी इसको कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यानी सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। एक देखिए इसमें ये भी है और ये भी है कि विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा। ये अपन तब कहेंगे जब सेल चार्जेबल है, यानी एक तरीके से उसको वापस चार्ज किया जा सकता है। देखो सेल अपन कहते हैं एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल, जैसे शुष्क सेल अपन यूज करते हैं, तो उनको एक बार आप यूज़ करो फिर थ्रो फेंक दो, काम के नहीं है, यूज एंड थ्रो टाइप होते हैं। लेकिन अपन बात करें सेकेंडरी सेल्स की, तो सेकेंडरी सेल्स में अपन कहते हैं जैसे बैटरी वगैरह अपन बात करते हैं, तो बैटरीज को आप देखो पहले अपन रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जब आप यूज़ करते हो, लेकिन जब आप उसको वापस चार्ज करते हो तो वही अपन कहते हैं विद्युत ऊर्जा चार्जिंग के ड्यूरिंग किस बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा में। यानी व्हेन चार्जिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा किस में बदली जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। व्हेन चार्जिंग आवेशन के दौरान, लेकिन निरावेशन के दौरान रासायनिक ऊर्जा किस बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। तो एक तरीके से ये हुआ आपका सेकेंडरी सेल। सेल है लेकिन जब दोनों तरफ एरो का निशान आ रहा है तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ सेकेंडरी सेल। लेकिन प्राइमरी सेल की यदि अपन बात करें तो वो सिर्फ रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, वापस उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी वो नहीं बदल सकता विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। दैट्स इट। ये हुआ आपके सेल का शुरुआती इंट्रोडक्शन। अब अपन चलते हैं इसकी बनावट पे। देखो सेल में अपन कहते हैं अरेंजमेंट क्या है। सबसे पहले अपन लेते हैं एक कंटेनर, यानी एक पात्र हो गया जिसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे। ये मैंने बना दिए दो इलेक्ट्रोड। ये कैथोड और एनोड हो जाएंगे। अब इसमें अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलिट फिल किया होगा, भरा होगा, विद्युत अपघट्य भरा होगा। तो देखो ये तो हो गया एक पात्र, कंटेनर। ये हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स, और ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रोलिट, यानी हिंदी में जिसे कहें विद्युत अपघट्य। ये तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। यानी सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक पात्र में दो इलेक्ट्रोड अलग अलग मेटल्स के होंगे, जैसे निकल कैडमियम हो सकता है, ठीक है ना, या कॉपर जिंक हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कह दिया ये है कॉपर, ये है जिंक, तो ये इलेक्ट्रोड हो जाता है मेटलिक। और ये जो कंटेनर में भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। यानी ये विद्युत से क्या होता है, अपघटित होता है। जैसे H2SO4 आपने फॉर एग्जांपल कह दिया, HCl बोल दिया, इनमें से कोई भी हो सकता है, या NaCl भी कह दो, जो आयनीकृत हो जाए। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये क्या हो, जैसे H2 है तो अपन कहेंगे H+ N SO4-2,
और HCl है तो H प्लस Cl माइनस, NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, इनमें ये टूट जाते हैं जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ अपन सेल की बात कर रहे हैं जिससे विद्युत धारा ली जाए, तो इनसे क्या होगा, विद्युत धारा ली जाएगी। तो यहाँ अपन एक परिपथ बना देते हैं जिसमें कोई लोड लगा हुआ है, ये इससे विद्युत धारा ली जा रही है यानी डिस्चार्ज हो रहा है अभी ये। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैथोड एनोड कह दो, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं करंट फ्लो हो रहा है I, और ये आपका लोड है R। तो अपन ने बात कर ली कि सेल एक ऐसी अरेंजमेंट है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। और इसकी बनावट की बात करें तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक कंटेनर, एक पात्र में विद्युत अपघट्य भरा होता है जिसमें दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं, क्रमशः कैथोड एनोड कह सकते हो, प्लस माइनस कह सकते हो। तो इनसे अपन कहते हैं विद्युत धारा बाह्य परिपथ में ली जा सकती है, ऐसी अरेंजमेंट है। ये होता है अपने सेल। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है। अब देखिए अपन इसमें तीन चीज़ों की बात करेंगे हम सेल के लिए, एक तो EMF, एक टर्मिनल वोल्टेज और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या क्या बात करेंगे हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी बात की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज की, टर्मिनल वोल्टा। एंड उसके बाद अपन बात कर लेंगे, इसको V से शो कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी आंतरिक प्रतिरोध किसका, सेल का। स्मॉल r से इसको अपन डिनोट करने वाले हैं। और सेल का अपन जो सिंबल लेने वाले हैं, सेल का सिंबल अपन ये लेने वाले हैं, ये अपने सेल के लिए एक सिंबल हो जाएगा। देखो नॉर्मल जैसे अपन बैटरी बनाते हैं वैसे, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस अपन बता देंगे, ये EMF सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये होती है इसकी टर्मिनल वोल्टेज। तो इस तरीके से अपन सेल को डिनोट करने वाले हैं। समझ आ गया होगा। देखो टर्मिनल वोल्टता का सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता, ये EMF शो कर दिया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया, तो इसका सिंबल हो जाएगा सेल का। तो लेते हैं अपन विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ विद्युत वाहक बल की। इसके नाम से ही स्पष्ट है विद्युत वाहक बल। तो ध्यान करें ये कोई बल नहीं है जैसे अपन पढ़ते हैं न्यूटन वगैरह मात्रक वाला, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसको विद्युत वाहक बल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरीके से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक्चुअली धारा प्रवाह क्या है, धारा प्रवाह अपन कहते हैं आवेशों का प्रवाह है। अपन ने कहा था आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो उन आवेशों को सर्किट में फ्लो कराने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है बैटरी द्वारा या जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है EMF की, लेट्स सी। किसी परिपथ में सेल द्वारा आवेश प्रवाहित करवाने या धारा प्रवाहित करवाने के लिए दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। इसका सिंबल अपन ये ले रहे हैं इस तरीके से, तो ये सिंबल रहेगा EMF का। ध्यान करें, देखो इस तरीके से सिंबल बिल्कुल अपन सही बनाएंगे। एक कई जगह ये EB लिया जाता है, मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये हम विद्युत क्षेत्र के लिए काम में ले चुके हैं, इसलिए हम ये वाला सिंबल यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, ये भी करो तो गलत नहीं है, बुक्स में ये भी मिलता है। तो अपन बात कर रहे हैं EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो क्या कहेंगे, ये कोई बल नहीं है, नाम से स्पष्ट है विद्युत वाहक बल, लेकिन ये बल नहीं है, ये एक तरह का आप ऊर्जा कह सकते हो या कार्य कह सकते हो। ठीक है ना। और नॉर्मली जैसे अपन परिभाषा टर्मिनल वोल्टेज के एवज में दे तो अपन सीधा सीधा ये कहते हैं जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो इलेक्ट्रोडों के बीच में या टर्मिनलों के बीच की वोल्टता, विभवांतर, वो क्या कहलाता है, EMF। ये भी डेफिनेशन दी जा सकती है। और टर्मिनल वोल्टता के लिए अपन कहते हैं जब सेल से धारा ली जाती है यानी सर्किट कैसा हो, बंद हो, तो अपन कहते हैं टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। अभी फिलहाल अपन इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। परिपथ में धारा प्रवाह हेतु, ब्रैकेट में लिख देता हूं सेल सहित क्योंकि सेल से भी धारा प्रवाहित होगी। परिपथ में धारा प्रवाह हेतु सेल द्वारा
किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा, ये है ईएमएफ। दूसरी अल्टरनेट डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, या अथवा सेल के टर्मिनलों के, या इलेक्ट्रोडों कह सकते हैं, टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता या विभवांतर जबकि सेल से धारा न ली जाए या परिपथ कैसा हो, खुला हो, खुले परिपथ के लिए। ये भी डेफिनेशन दी जा सकती है। तो हमने दो डेफिनेशन अल्टरनेटली बता दिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबसे पहले हमने कहा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य किसके लिए, परिपथ में धारा प्रवाह कह सकते हैं या आप आवेश प्रवाह कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टता क्या है, तो टर्मिनल वोल्टता मैंने कह दिया जब सेल से धारा ली जा रही हो, इसमें कह रहे हैं नहीं ली जा रही हो, जब सेल से धारा ली जा रही है यानी परिपथ कैसा है, बंद है, तो इसके विपरीत कह सकते हैं अपन टर्मिनल वोल्टता के लिए। जब सेल से धारा ली जा रही हो अथवा परिपथ कैसा हो, बंद हो। बंद का मतलब यहाँ ऑन है, ऑफ नहीं है। जब सेल से धारा ली जा रही हो या परिपथ बंद हो तो सेल के टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता क्या कहलाएगी, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। ध्यान में आ गया होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टता दोनों ही सेल के टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर है, लेकिन फ़र्क यह है इस टाइम सेल से धारा नहीं ली जा रही है यानी सर्किट ऑफ है, और इस कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं, जब सेल से धारा ली जाए यानी सर्किट कैसा है, ऑन कंडीशन में है यानी चालू है परिपथ। तो परिपथ चालू को ही अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परिपथ बंद कह रहे हैं। बंद का मतलब ये नहीं कि परिपथ ऑफ है, बंद का मतलब है परिपथ ऑन है, क्योंकि अपन क्या है ये वर्ड यूज करते हैं कुंजी के एवज में। ये जो आप की बताते हो ना, ये अब ये की कैसी है, खुली है, तो इसका मतलब ऑफ है। और अब इसमें अपने डॉट लगा दी तो ये बंद है, बंद मतलब ऑन, खुली मतलब ऑफ। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो, ये नहीं बंद का मतलब परिपथ बंद है, बंद नहीं है, परिपथ चालू है। ठीक है ना। बंद का मतलब ये हो गया कि आपने डॉट डाल के इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज सर्किट मीन्स सर्किट ऑन है, और उस कंडीशन में अपन कहेंगे सेल के टर्मिनलों के मध्य का वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता होता है। तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन इनमें रिलेशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो अपनी लास्ट तीसरी चीज़ बचती है आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। आप एक बार इस सेल के डायग्राम की तरफ कंसिडर करें आंतरिक प्रतिरोध के लिए। देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं जब सेल से धारा प्रवाहित होती है, जैसे मान लो ये अपन सर्किट बता रहे हैं, तो ये सर्किट ये थोड़ी कि यहाँ से की कंप्लीट हो गया, इस सेल के अंदर भी चलेगा। तो अपन कहेंगे यहाँ से भी तो धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस, लेकिन आंतरिक परिपथ में माइनस से प्लस की ओर। तो ये जो सेल के अंदर आवेश का प्रवाह है या धारा प्रवाह है, इसमें ये जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है ये डालता है बाधा। तो अपन कहते हैं सेल में भरे विद्युत अपघट्य के कारण सेल के भीतर धारा प्रवाह या आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो वापस कंसीडर कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो हम कहेंगे सेल के भीतर धारा प्रवाह के मार्ग में सेल में भरे विद्युत अपघट्य के कारण आने वाली बाधा या रुकावट क्या कहलाती है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। सेल के अंदर रेजिस्टेंस मतलब सेल के अंदर धारा प्रवाह में बाधा कौन डाल रहा है, विद्युत अपघट्य। क्योंकि विद्युत अपघट्य में क्या होंगे, आयंस होंगे, क्योंकि विद्युत अपघट्य आयंस में टूट चुका होगा, और वो आयंस की टक्कर के कारण जब धारा प्रवाह होता है तो एक्चुअली क्या है,
एक्चुअली अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए विद्युत अपघट्य के वो अपने प्लस माइनस आयंस हो गए, तो आयनों की इनसे क्या होती है, टक्कर होती है, और उस टक्कर के कारण अपन कहते हैं आवेश का प्रवाह जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा अवरुद्ध हो जाता है, और इसी बाधा को अपन क्या कह रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। तो सीधा सीधा कहें आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल में भरे विद्युत अपघट्य के कारण सेल के भीतर आवेश प्रवाह या धारा प्रवाह मार्ग में उत्पन्न अवरोध या बाधा क्या कहलाएगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगी। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंबल रहेगा आपके स्मॉल आर, कैपिटल आर अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो थोड़ा कम होता है इसके लिए अपन स्मॉल आर सिंबल यूज कर लेंगे। तो सेल में भरे विद्युत अपघट्य के कारण सेल के भीतर आवेश या धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल में जो विद्युत अपघट्य है वो डाल रहा है अवरोध किसमें, सेल के भीतर धारा प्रवाह में, तो इसी को अपन क्या कह रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। तो देखो अपन ने क्या क्या क्लियर कर लिया, हमने क्लियर कर लिया सेल क्या है, तो हमने कहा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली डिवाइस सेल कहलाती है, और ये प्राथमिक होगी जब केवल रासायनिक से विद्युत ऊर्जा है। अगर विद्युत से वापस रासायनिक और रासायनिक से विद्युत दोनों तरफ है तो इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। ठीक है भाई। तो सेल की बनावट क्या नजर आ ही रही है, तीन चीज ध्यान करनी है, कंटेनर, इलेक्ट्रोलिट, इलेक्ट्रोड्स, बाकी एक्सटर्नल सर्किट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैंने कहा इसमें तीन चीजें अपने को पढ़नी रहेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल सिंबल ये रहेगा, बुक्स में ये भी मिलता है, आप ध्यान करें इसको यूज करें, क्योंकि ये कई बार विद्युत क्षेत्र के लिए भी यूज आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, बट जहां विद्युत क्षेत्र की बात होती है वहां भी यही सिंबल यूज होता है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए अपन ये वाला ईएमएफ का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद अपन बात करें टर्मिनल वोल्टेज की, तो टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल वी है, ये अपन 10th में भी पढ़ के आते हैं, कोई नई चीज नहीं है। इसके बाद है आंतरिक प्रतिरोध, ये मैंने अभी यहाँ पे हाल ही में आपको बताया कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध एक तरह से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, नाम से स्पष्ट है, आंतरिक मतलब सेल के भीतर का प्रतिरोध। ये क्या सेल के भीतर है, नहीं है, ये आउटवर्ड है, तो ये अपन लोड कहेंगे। तो एक्सटर्नल सर्किट का लोड आंतरिक प्रतिरोध नहीं, आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के कारण धारा प्रवाह में आने वाली बाधा। ध्यान से देख लें, बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस, आंतरिक परिपथ में हो रही है माइनस से प्लस, और इस माइनस से प्लस में जो विद्युत अपघट्य के कारण बाधा डाली जाएगी उसी को अपन क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये अपने पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन इनमें इंटर रिलेशन की बात करेंगे, यानी ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या रिलेशन इसमें होता है, लेट्स सी। देखो ये अपने परिपथ बना हुआ ही है, लेकिन ये थोड़ा क्या आपके सेल को बाहर की तरफ बताया गया है पूरा। मैं सिंबल के वाइज एक बार इसको बना देता हूँ, सिंबल से अपन इसको कैसे बनाएंगे। जैसे बाहर वाला रेजिस्टेंस मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि बार बार जब अपन परिपथ बनाएंगे तो ऐसे सेल पूरा नहीं बनाएंगे, सेल का मैंने कहा सिंबल यूज करेंगे। सेल का सिंबल क्या, एक बड़ी लाइन किसके लिए, एनोड के लिए, और एक छोटी लाइन कैथोड के लिए, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और एक बता देंगे अपन आंतरिक प्रतिरोध, तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट अरेंजमेंट इज द सेल। अब यहाँ से आपने सर्किट कनेक्ट कर दिया किससे, लोड से, ताकि इससे धारा ली जा सके। अब परिपथ खुला है, बंद है, उसके लिए ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज की भी बात करनी है, तो मैं एक बार इसमें एक स्विच बता देता हूँ, यानी कुंजी बता देते हैं कि अब अगर डॉट लगी है, अगर डॉट लगी है तो परिपथ बंद है, और डॉट नहीं लगी है तो परिपथ खुला हो गया भाई। तो ये तो हुआ आपके ईएमएफ, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपके किसकी, टर्मिनल वोल्टेज की। देखो ईएमएफ आ गया, आर आ गया, वी आ गया, और ये फ्लोइंग करंट हो चुका है। देखो
अब अपने को इनके बीच में रिलेशन लाना है। तो रिलेशन के लिए अपन क्या करने वाले हैं, देखो आपको मैं आगे बताऊंगा, किरचॉफ के नियम बताऊंगा, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पे आप केवीएल लगा के इसका डेरिवेशन कर सकते हो, वो इजी वे में पड़ेगा। अदरवाइज आपने जो वर्क डन का पीछे कंसेप्ट दिया है उसको भी यूज करके आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन। क्या क्या करना है अपने को, देखो अपने को ये लाना है ईएमएफ वी एंड आर में संबंध, रिलेशन अमंग ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो क्या रिलेशन आना है, चलो डिराइव करते हैं अपन। कैसे आएगा, इस परिपथ की हेल्प आप ले सकते हो, और या फिर जैसे मैंने कहा पीछे अपने जो वर्क का कंसेप्ट दिया है वो भी अपन यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं सीधा सीधा ही देखूं तो इसमें देखो, एक तो ईएमएफ हो गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो यानी ये जो ईएमएफ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आवेश प्रवाहित कर रहा है, एक तो आर से और एक कैपिटल आर से। तो अपन यहाँ पे कहेंगे केवीएल से। आगे मैं बता दूंगा आपको केवीएल क्या है। चलो एक बार मैं यहाँ भी आपको हल्का पर्दा बता ही देता हूँ केवीएल क्या है। केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ ये कहता है कि से जो आपका परिपथ है उसमें जितनी भी ईएमएफ्स है उनका आप समेशन कर लो, योग कर लो, और बराबर करके आप जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है उनका योग कर दो। यानी सिग्मा ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल सिग्मा ऑफ ये वोल्टेज ड्रॉप। परिपथ में जितने भी ईएमएफ सोर्स है उनका बीजगणितीय योग बराबर विभव पतन, विभव पतन V बराबर IR फ्रॉम ओम्स लॉ। तो अपन कहते हैं जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं रेजिस्टेंस के लिए उनका आप क्या कर दो, बीजी योग कर दो। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप केवीएल से कह सकते हो। आप नहीं भी लिखो केवीएल से, डायरेक्ट भी अगर इस फॉर्म को लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ फिलहाल तो एक ही सेल है, फिलहाल एक ही सेल है, तो एक का कोई योग करना नहीं, सीधा लिख दो ईएमएफ इजिकल्स ईएमएफ इक्वल टू। अब यहाँ पे जो आई करंट है वो एक कैपिटल आर से फ्लो हो रहा है, एक स्मॉल आर से फ्लो हो रहा है। तो मैं कहूँगा आई आर प्लस आई आर हो गया भाई। अब ईएमएफ इजिकल्स, ये आई आर क्या है, ये आपका हुआ वी ओम्स लॉ से। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, और ये सीधा सीधा अपने रिलेशन आ जाता है किसमें, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में। अब इसमें आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, टर्मिनल वोल्टेज की बात कर सकते हो। तो ये है व्हेन डिस्चार्जिंग, जब सेल से धारा ली जाए। और जब सेल से धारा ली जाए नहीं, जब सेल को धारा दी जाए, यानी व्हेन चार्जिंग, आवेशन के दौरान, उस टाइम आप यहाँ पे माइनस यूज कर दोगे, V माइनस आई आर कर देना। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ नोट करके बता देता हूँ। नोट, जब सेल को धारा दी जाए, यानी चार्जिंग के दौरान, आवेशन के दौरान, ईएमएफ इजिकल्स V माइनस आई आर लिया जाएगा। ये भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो इनमें अपन बात करते हैं रिलेशन वगैरह की। यहाँ पे ओम्स लॉ की बात कर लेंगे अपन, V इजिकल्स आई आर। तो ये तो भाई अपने नोट हो गया। अब इसमें अपन कह रहे हैं इम्प्लाइज V इजिकल्स, V क्या होगा, ईएमएफ माइनस आई आर। ये रिजल्ट आ जाता है। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो कहेंगे R इजिकल्स, R इजिकल्स में आपको पहले इसको इधर लेना पड़ेगा, यानी E माइनस वी बाई आई, E माइनस वी बाई आई। यहाँ से देख लो बोली डायरेक्ट, एम्प्लाइज R इजिकल्स। अब I को आप क्या लिख सकते हो, V बाई आर लिख सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं E माइनस वी बाई वी इंटू आर। ये भी फॉर्मूला काम ले सकते हैं। तो ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ज्ञात कर लिया, हमने टर्मिनल वोल्टेज की बात कर ली, हमने ईएमएफ की बात कर ली। तो अगर आपको कहें ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तीनों में से कोई सा भी लिखो, राइट है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब चार्जिंग हो तब प्लस की जगह आई में माइनस यूज किया जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो अब प्लस टू माइनस नहीं, माइनस टू प्लस होने वाला है।
तो ये क्लियर हो जाता है अपने ईएमएफ वी और आर में रिलेशन। बुक में आपके इसको डेराइव करने के लिए ये तरीका नहीं दिया गया, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, इजी वे है। बुक में क्या किया गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल डब्ल्यू इंटरनल वो करके इक्वल टू करके निकाला हुआ, चीज़ ये की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उनको भी देखें समझें। आई होप आपको में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। वापस रिपीट कर देते हैं। सेल पढ़ा, सेल में हमने ईएमएफ पढ़ा, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा, आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा। ईएमएफ क्या, विद्युत वाहक बल क्या, तो हमने कहा जब सेल से धारा नहीं ली जाए यानी परिपथ क्या हो, खुला हो, तो उस कंडीशन में सेल के टर्मिनलों के मध्य की विभवांतर कह दो या वोल्टता कह दो, वो हो जाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये किसी तरह का बल नहीं है, ये सेल द्वारा किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा, किसके लिए, बाह्य परिपथ में सेल सहित धारा प्रवाह या आवेश प्रवाह के लिए। वापस बोल देता हूँ, बाह्य परिपथ में सेल सहित कह रहे हैं, परिपथ में या बाह्य परिपथ कह दो, परिपथ में सेल सहित धारा या आवेश प्रवाह में, धारा या आवेश प्रवाह में या आवेश प्रवाह के लिए किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा सेल द्वारा, वो क्या कहलाएगी, ईएमएफ कहलाएगी। फिर अपने टर्मिनल वोल्टेज की बात कर ली। टर्मिनल वोल्टेज बिल्कुल सीधा, जब परिपथ क्या हो, बंद हो यानी ऑन हो, यानी सेल से जब धारा ली जाए तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं धारा इस आर से प्रवाहित होकर क्या हो जाती है, थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। कितना, ये रहा V इजिकल्स ई माइनस आई आर। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो V किसके बराबर हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड करता है। अपने बुक में वैसे शायद ये नहीं होगा, बट फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है, इसके लिए एक सीधा एक ट्रिक है, यो समझ लो, CID/80। कहीं कहीं आपको शायद मिलेगा, बुक में तो नहीं है, ध्यान कर लेना। ये है कि आंतरिक प्रतिरोध किन पे डिपेंड करता है, तो आपको क्या याद रखना है, CID/80। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करता है, CID/80। कितने फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर हुए। देखो 5 फैक्टर कौन कौन से, C कंसंट्रेशन यानी सांद्रता किसकी, इलेक्ट्रोलिट की, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिट विच विल बी फिल्ड इन द सेल, सेल में भरे गए विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर समानुपाती, प्रवाहित धारा पर, और D डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ए एरिया किसका, इलेक्ट्रोड का। ध्यान करना, अगर इसका एरिया पूरा ए है तो मैं उसको नहीं गिनूंगा। ये एरिया कौन सा है, जो इसमें डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोलिट में डूबा हुआ जो एरिया है वो ए, ना कि पूरा। अगर पूरा डूबा है तो पूरा ए हो जाएगा, यानी ए को क्या कहोगे, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, और टी टेम्परेचर, सेल में कितना इसका टेम्परेचर होना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हो जाते हैं, 5 फैक्टर हो जाते हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिट यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता, फ्लोइंग करंट प्रवाहित विद्युत धारा, डी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ए एरिया, कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रोलिट यानी विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ इलेक्ट्रोड है उस भाग का क्षेत्रफल, और टी टेम्परेचर ऑफ ए सेल। तो ये हो जाती है डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करने वाले हैं। आई होप ये पूरा मैटर अपने समझ में आ गया होगा। बिटवीन जो अपन रिलेशन की बात करें ना, ईएमएफ वी और आर की, बिल्कुल सिंपल है। आप ऐसे भी करो तो कोई नंबर नहीं काटने वाला है। बुक के हिसाब से करते हो कि भाई डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू इंटरनल एंड टोटल वर्क डन, यानी सेल के अंदर का कार्य, बाहर का कार्य, फिर टोटल वर्क डन आप बराबर करके निकालते हो, उससे भी ये की ये आएगी, बस ऊपर की फॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। तो वो भी आप नोट्स में या PDF में आप देख सकते हो। बाकी ये ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको KVL पढ़ाऊँगा आगे के चैप्टर्स में, KCL KVL 2 लो होंगे, उसके बाद में अपने को कोई आफत नहीं आएगी, केवल आपको ये एक सर्किट जरूर ड्रॉ करना पड़ेगा। बाकी आपका जो डेरिवेशन है बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये हो जाता है अपने सेल।